ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पार्टिकल नेचर ऑफ EM रेडिएशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है दैट लाइट इट कंसिस्ट ऑफ ड्यूअल नेचर। ठीक है, जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर शो कर रही है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, तो पहले हमने लाइट का वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। दिस इज द ड्यूअल नेचर। ओके, अब कुछ फिनोमिना जो थे वो लाइट की पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। ठीक है, जो वेव नेचर नहीं शो कर पा रही थी, तो उसमें आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ जाती हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें लाइट की अब पार्टिकल नेचर को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रादर देन द वेव नेचर। तो अब पार्टिकल नेचर में हम क्या कहते हैं, right? What is there in the particle nature? The theory, it was given by the Planck, and this theory is known as Planck's quantum theory. ठीक है जी, जो पार्टिकल नेचर की थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, इट वाज गिवन बाय द प्लैंक। ओके, सो मैक्स प्लैंक ने दी थी और उसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, व्हाट वी से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, द EM रेडिएशंस, they consist of particles. ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसकी बनी हुई हैं, पार्टिकल्स की बनी हुई हैं। ओके, एंड यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करनी है। हम क्या कहते हैं कि जो हमारी वेव करेक्टर था, वेव करेक्टर में हम क्या कह रहे थे कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली जो है एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है। किया था ना हमने एक पॉइंट जिसमें हम ये कह रहे थे कि वेव नेचर में जो एनर्जी है, द रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, that is absorbed or emitted continuously। ये हमने वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में किया था, दिस वी स्टडी इन द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। बट पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कहते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली जा रही है, कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है या कॉन्टिन्यूसली जो है वो रिलीज हो रही है। बट यहाँ पर जो रिलेशन है, द रिलेशन हेयर इट इज डिसकंटिन्यूअस for the particle nature। ठीक है जी, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो आपकी एनर्जी है, जो रेडिएंट एनर्जी है, कोई भी बॉडी जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डिसकंटिन्यूअसली जा रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक ही टाइम पे जितनी मर्जी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं हो रही है, इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और इट इज बीइंग एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, जैसे हम पैकेट्स खरीदते हैं ना, उन पैकेट्स के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ जो भी अब आपकी चीज होती है वो होती है, राइट, उसमें, राइट। तो यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है हर एक पैकेट के अंदर। ठीक है, हम उस पैकेट को क्या कहते हैं, इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट एज, वी से क्वांटा। ठीक है जी, ओके, वी से दिस एज क्वांटा। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। अगर यही मैं लाइट के केस में बात करती हूँ, ठीक है, इफ आई कंसीडर लाइट हियर, तो लाइट के केस में हम क्वांटा नहीं कहते हैं, लाइट के केस में हम फोटोन्स कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर द केस ऑफ लाइट वी कॉल्ड दीज स्मॉल पैकेट्स नॉट क्वांटा बट वी कॉल्ड देम एज फोटोन्स। ठीक है, ये हमने याद रखना है। ओके, नाउ द सेकंड very important relation that we are going to derive from this is E is equal to h nu। हर एक क्वांटा की एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा। ठीक है, ए हम ऐसे कह सकते हैं, देखो जैसे आप कोई भी पैकेट ला रहे हो, है ना, कोई भी बिस्किट का पैकेट है, कोई भी चीज है,
उसमें वो फिक्स्ड नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं। अगर आप बिस्किट का पैकेट ला रहे हो तो एक पैकेट में सपोज 5 या 6 बिस्किट है, दैट आर फिक्स्ड, कि 10 रुपीज के पैकेट में आपके 4 या 5 बिस्किट्स होंगे ही। तो इन द सेम वे हम भी यही कहते हैं कि क्वांटा है, उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एंड हर एक बॉडी ने जो एनर्जी रिलीज करनी है वो इन स्मॉल पैकेट्स में रिलीज करनी है, डिसकंटिन्यूअसली रिलीज करनी है इन दी पार्टिकल नेचर। Therefore, the wave nature we were saying कि वो continuously release करते जा रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहते। ओके, for the particle nature we are saying that the energy is released discontinuously in the form of छोटे छोटे पैकेट्स में रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी है एक क्वांटा में, ठीक है, that is directly proportional to फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, कितनी एनर्जी है एक क्वांटा की, वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहां से हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं लाइक दिस, ठीक है, न्यू, थोड़ा सा न्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, E is directly proportional to nu, ठीक है, where nu is the frequency। अब एक चीज हमने याद रखनी है, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है हमने और यहाँ पे इक्वल टू लगाना है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, whenever the directly proportional sign is being removed, यहाँ पर इक्वल टू के साथ क्या लगाना है, हमने कुछ कांस्टेंट लगाना है, ठीक है, so h is the constant, ओके, और इस h को हम क्या कहते हैं, we call this constant as Planck's constant, और हमने इसकी वैल्यू लर्न करनी है, दैट इज 6.626 into 10⁻34 joules second। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है, रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न कर, ठीक है जी। और आप इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हो, और आप इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हो, हम न्यू को लिख सकते हैं ना सी बाय लैम्डा, जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकती हूँ सी बाय लैम्डा के साथ। तो हम ये भी रिलेशन याद कर सकते हैं, हम ये भी रिलेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वेवलेंथ गिवन है, सी तो आपको कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो अगर आपको वेवलेंथ गिवन है यू विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यू विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ओके, क्लियर, ठीक है। अब सपोज ये मैंने रिलेशन जो लिखा है ये एक क्वांटा के लिए लिखा है, आई हैव रिटन ईच क्वांटा, ईच का मतलब क्या होता है, एक एक क्वांटा के लिए, ठीक है। अगर सपोज कोई n नंबर ऑफ क्वांटास है हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने 2 पैकेट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करनी है तो यहाँ पे 2h न्यू आ जाएगा, एक पैकेट के लिए तो हमने लिखी ली है h न्यू, सिमिलरली 3 के लिए 3h न्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 इनको हम रिप्लेस करके अगर हम इन जनरल लिखेंगे तो n लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर n इज एनी होल नंबर, n यहाँ पे कोई भी क्या है, होल नंबर, ठीक है, क्लियर बेटा। अगर हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली हमने n लिख देना है, एंड सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम मोल्स, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, विद द एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो n नॉट क्या है यहाँ पे, n नॉट इज द एवोगैड्रो नंबर, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद एवोगैड्रो नंबर it will be given by n naught into h nu, ठीक है जी। तो ये एक्सप्रेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 joules second, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है, ये आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज करोगे, ओके। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है हमने इसको, पूरा थ्योरेटिकल है ये, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इट इज अ परफेक्ट absorber and a perfect
emitter of light or radiation. ठीक है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो क्या करेगी, जितनी भी रेडिएशंस उसके ऊपर आ रही हैं, तो रेडिएशंस दैट आर एक्चुअली फॉलिंग ऑन इट, it is going to absorb all those radiations. And when you are going to heat this body, when you are going to heat this black body which has basically absorbed all the radiations, तो उसने वो सारी की सारी radiations जो है वो emit कर देगी. ठीक है, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं. ठीक है, ओके. सो परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशंस दैट वी कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी. ओके, और जो रेडिएशंस वो रिलीज कर रही है उस रेडिएशंस को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ठीक है, जब हम ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं और जितनी भी रेडिएशंस उसने एब्जॉर्ब की हैं वो सारी एमिट कर रही हैं, तो उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं. ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कलर की. कोई भी चीज आपका कलर कब देती है, व्हेन वी आर एबल टू सी द कलर ऑफ एनी सब्सटेंस और एनीथिंग. सी, यू नो, whenever this is simply a body, whenever white light it falls on a body, जब भी white light जो है वो किसी बॉडी के ऊपर फॉल करती है, ठीक है, जब भी व्हाइट लाइट जो है वो किसी बॉडी के ऊपर फॉल करती है, तो उस लाइट का कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, एंड सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है, वेव्स की फॉर्म में वो निकल जाता है. हमने ट्रांसमिटेड पार्ट का और एब्जॉर्ब पार्ट का हमने अभी नहीं स्टडी करना है, बिकॉज ट्रांसमिटेड है तो यहाँ पे हम वेव कैरेक्टर ले रहे हैं, बट एक्चुअली हमने अपना पार्टिकल कैरेक्टर यहाँ पे डिस्कस करना है. ठीक है, तो इट इज द बेसिकली दिस पार्ट, दिस रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ दैट बॉडी, ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उस बॉडी का, दिस इज गोइंग टू गिव यू द कलर. जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको. अगर सपोज मेरे फेस के ऊपर लाइट पड़ रही है, सी सपोज अगर मेरे फेस के ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है, आई एम द बॉडी, व्हाइट लाइट मेरे फेस के ऊपर पड़ी. ठीक है, नाउ द पार्ट ऑफ दैट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम माय फेस, द पार्ट ऑफ द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम माय फेस, यू आर एबल टू सी. ठीक है, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो आपकी आईज में एंटर करेगी. ठीक है, द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ माय फेस, इट विल एंटर टू योर आईज. ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट के अकॉर्डिंग कलर होगा वो आप देख सकोगे कि मेरा फेस का जो कलर है वो क्या है, दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द रिफ्लेक्टेड पार्ट. समझ रहे हो, आर यू गेटिंग? ठीक है, जो मेरे फेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में एंटर की, ठीक है, दैट रिफ्लेक्टेड पार्ट इज गोइंग टू गिव यू द कलर. तो वो कलर बताएगा, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट का क्या कलर होगा, वो कलर बताएगा कि मेरे फेस का एक्चुअली कलर आपको क्या नजर आ रहा है. ठीक है, दैट रिफ्लेक्टेड पार्ट इज गोइंग टू गिव यू द कलर ऑफ माय फेस. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कलर की बात करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात की थी, तो हमने वहां पे एक विजिबल रेंज की बात की थी, जिसमें हम विबग्योर बताते हैं. ठीक है, जिसमें हम विबग्योर बताते हैं कि ये जो है वो विजिबल पैटर्न के अंदर आते हैं. ठीक है, और इन सब की कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है. दे ऑल आर हैविंग सम डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक है, तो यानी कि व्हाइट लाइट में भी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम यही पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, हम इन्हीं कलर्स को स्टडी कर रहे हैं. ये सारे कलर्स हैं व्हाइट लाइट में दैट आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, लेट इट बी λ1, λ2, λ3, λ4. ठीक है, लेट इट बी λ1, λ2, सबकी कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी. ठीक है बेटा, क्लियर? इतनी चीज क्लियर हुई पहले? ओके सर, हाउ कलर इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी. देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम विजिबल रीजन की बात करते हैं कि विजिबल रीजन में हम ये विबग्योर का पैटर्न स्टडी करते हैं. ठीक है, हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है. These all color they are having their different wavelengths.
ठीक है, कुछ λ1, λ2, λ3 हमने वो कह दिया है यहाँ पे कि ये जो कलर्स हमें नजर आ रहे हैं दे ऑल आर हैविंग देयर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो इंटर कन्वर्टेबल। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दैट इज द हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड। अब देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ आयरन रॉड की, और अगर हम एक आयरन रॉड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, एक ब्लैक बॉडी ले लेते हैं दैट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ हीट। तो यहाँ पे अगर हम एक आयरन रॉड की बात करते हैं, कहते हैं एक आयरन रॉड को जब आप हीट करते जाओगे, यानी कि जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, तो धीरे धीरे कलर चेंजेस होते जाएंगे। पहले थोड़ा सा लाइट रेड आएगा, फिर थोड़ा डार्क रेड आना स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी ना कलर की, रेड से थोड़ा सा ज्यादा डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद द कलर विल बी शिफ्टिंग टू द ऑरेंज, जब आप उसको और ज्यादा हीट करते जाओगे, ठीक है, कलर विल बिकम येलो, येलो से वाइट, वाइट से फिर वो जाएगा ब्लू पे। ठीक है, दिस हैपन्स एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये सारे कलर चेंजेस जो हैं वो होंगे उस आयरन रॉड के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब बात ये है कि अगर मैं रेड से स्टार्ट हुई हूँ और अगर मैं किसी चीज को हीट करते जा रही हूँ तो ठीक है, पहले लाइट रेड था, फिर डार्क रेड हो जाना चाहिए था, फिर और ज्यादा चलो डार्क रेड हो जाना चाहिए था, बट व्हाई दीज टाइप ऑफ कलर चेंजेस? ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, रेड से बिल्कुल ही ब्लू तक चेंज हो गया। ठीक है, ये रेड से बिल्कुल ही ब्लू तक चेंज हो गया है ना, व्हाई दीज ट्रांजिशन इन द कलर चेंज? ठीक है, तो ये इतना ड्रास्टिक चेंज जो है वो कलर्स का कैसे आया? ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जहां पर हम क्या कहते हैं कि जो एनर्जी है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, जो आयरन रॉड है उसकी एनर्जी भी चेंज होगी, एंड दैट विल बी द फंक्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और अल्टीमेटली दैट विल बी द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और अल्टीमेटली दैट विल बी द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है जी, क्लियर हुआ बेटा इतना? इज इट क्लियर? अब हम बिल्कुल रेड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, कम फ्रीक्वेंसी वाले से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले में जा रहे हैं। ठीक है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, इसकी कम फ्रीक्वेंसी थी यानी कि वेवलेंथ लो थी, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा थी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यानी कि लो वेवलेंथ है, यानी कि हम यहाँ पे ये डिड्यूस कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है। यही कह रहे हैं ना हम, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया मेरे पास कलर चेंजेस आए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ब्लू। ठीक है, अब रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, रेड इज हैविंग लो फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, बट उसकी वेवलेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ओके, तो यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी, राइट? अब इसको अगर हम ग्राफिकली शो करें, एक ग्राफ की फॉर्म में शो करें अगर इसको, तो एक ग्राफ बनाते हैं बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेवलेंथ, जो अभी कलर चेंजेस आए हैं ना उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, एंड बिटवीन वेवलेंथ, तो जो आपका कुछ ग्राफ आता है ना, इट लुक्स लाइक दिस। दिस इज फॉर द T1 टेम्परेचर एंड दिस इज फॉर द T2 टेम्परेचर, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। अब ये ग्राफ क्या कहता है आपको? ये ग्राफ कह रहा है
कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो वेवलेंथ है, ठीक है, फॉर T1 टेम्परेचर ये वेवलेंथ है, दिस इज द लैम्डा मैक्स फॉर 1, दिस इज द लैम्डा मैक्स फॉर 2, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि लैम्डा मैक्स 1 विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू T1, उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लैम्डा मैक्स फॉर 2 विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू T2। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है, ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर सारी वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। व्हाइट लाइट इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, बट हमें है रेड के बाद ऑरेंज कलर क्यों नजर आया? क्योंकि उस चीज ने ऑरेंज कलर के विद रिस्पेक्ट टू ऑरेंज कलर की जो वेवलेंथ थी वो ज्यादा अमिट थी, ठीक है। हमें ऑरेंज कलर क्यों नजर आया? क्योंकि एट एनी टेम्परेचर, सपोज T2 टेम्परेचर के ऊपर जो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ थी वो ज्यादा थी, ठीक है। सपोज अगर मैं T2 टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, ठीक है, जहां पर आपको ऑरेंज कलर नजर आया, तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो हाईएस्ट हमारे पास वेवलेंथ आई है, जो हाईएस्ट वेवलेंथ आई है, दिस इज फॉर द ऑरेंज कलर, ठीक है। बाकी वेवलेंथ भी हैं, देखो यहाँ पर बाकी वेवलेंथ भी हैं हमारी, ठीक है। यहाँ पर कोई लैम्डा 1 होगी, यहाँ पे कोई लैम्डा 3 होगी, यहाँ पे लैम्डा 4 होगी, लैम्डा 5 होगी, ये जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है, दे ऑल विल बी देयर, बट जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ शो हुई, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ हुई, वही कलर आपको शो हो जाए, ठीक है। तो इन नटशेल हम क्या कह रहे हैं कि हमें कलर कैसे नजर आया? हमें उस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग, हमें उस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ ज्यादा एमिट हुई, हमें उस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ ज्यादा एमिट हुई है, ठीक है, उसका कलर हमें नजर आया। समझ आया? ओके। जो कलर, जो वेवलेंथ ज्यादा एमिट हुई, यहाँ पर बाकी वेवलेंथ वाले भी हैं कलर्स, ठीक है, यहाँ पर वॉयलेट भी है, यहाँ पर इंडिगो भी है, यहाँ पे येलो भी है, बट हमें यहाँ पे ऑरेंज ही क्यों नजर आया है जब हम उसको हीट कर रहे हैं एट एनी टेम्परेचर T2? क्योंकि उसने ऑरेंज कलर के विद रिस्पेक्ट टू जो वेवलेंथ शो की है वो ज्यादा शो की है, इसीलिए आपको उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ कलर है वो ज्यादा नजर आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो भी उसकी एनर्जी है, दैट इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ जो है, एनर्जी, इट इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, एंड द टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, राइट। जहां पर ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं? इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वो भी इनवर्सली रिलेट कर रही है विद वेवलेंथ, एंड टेम्परेचर की बात करूं तो वो भी इनवर्सली रिलेट कर रहा है विद लैम्डा। अब देखो, टेम्परेचर पहले T1 था तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा आई, टेम्परेचर T2 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू कम हो गई, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड का ग्राफ बनाऊंगी ना, तो थर्ड का प्लॉट कुछ ऐसा आएगा, देखो अब थर्ड के लिए और भी कम हो जाएगी वैल्यू, ये देखना है हमने हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी। कलर आपको क्यों नजर आएंगे ऐसे ब्लू वाला, है ना, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ये कलर्स आपको क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर वो हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, एमिट होगी, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ एमिट होगी वही आपको कलर नजर आएगा, ठीक है। और जो बॉडी है, जब आप उसको हीट कर रहे हो तो हीटिंग करने के साथ वो सारे की सारी रेडिएशन एमिट कर देता है, ठीक है, हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होगी, बट आपको वही कलर नजर आएगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन एमिट हुई हैं, दैट इज द हाईएस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। जितनी ज्यादा रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ज्यादा एमिट होंगी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ज्यादा एमिट हो रही है तो वही कलर आपको नजर आएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
क्लियर बेटा? ठीक है।